हेलो एंड वेलकम टू एक्सम अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन और आपके जो जनजातीय आंदोलन है वो एक साथ ख़त्म करने वाले हैं। तो पहले तो थोड़ा इंट्रो टाइप कि सबसे लंबा और सबसे पहला जो राजस्थान का किसान आंदोलन था वो कौन सा था? बिचौलिया का किसान आंदोलन, जो 1897 से 1941 तक चला था। 44 वर्ष तक ये अहिंसक आंदोलन था। तो ऐसा दुनिया का ये एकमात्र आंदोलन है। फिर कुछ नरसंहार इसके अंदर पड़ेंगे, जैसे निमुचना हत्याकांड, जिसको महात्मा गांधी ने दोहरी डायरसाई कहा था। मानगढ़ हत्याकांड, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग, जो वैसे तो जो जलियांवाला बाग हुआ था उससे 6 साल पहले हो गया था। फिर दाभी हत्याकांड, गोविंदपुरा और कुदन हत्याकांड वगैरह हम पढ़ने वाले हैं। फिर जनजातीय पुनर्जागरण के जनक जो स्वामी गोविंद गिरी, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया, मोतीलाल तेजावत जिन्होंने एक आंदोलन चलाया। तो इस तरह से हम जो है सारे किसान आंदोलन जिनका नाम इनमें आया भी है और नहीं भी आया है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अपने जो जनजातीय आंदोलन जितने भी हुए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जुड़िए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। आप चाहे आरएएस की तैयारी करते हो, आप चाहे एसआई की करते हो, रीट की करते हो, पटवार की करते हो, सीईटी के ही भले क्यों ना करते हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलो टाइम वेस्ट क्यों करना, हम सीधे अपने डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है या फिर कोई भी आंदोलन हो, कोई भी क्रांति हो, उसकी एक क्या होती है? पृष्ठभूमि होती है, मतलब उसका एक बैकग्राउंड होता है। तो जो आपका बिजोलिया है, ये क्या है? मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकाने के अंदर आता है। ठीक है, बिजोलिया क्या था? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जो कि जिसके संस्थापक थे अशोक परमार। इसके संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। उनको क्या है, ऊपरमाल की जागीर दी थी राणा सांगा ने। ये राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़े थे। तो पिजोलिया की जो जागीर थी वो किसको दी गई थी? अशोक परमार को। किसके द्वारा दी गई थी? राणा सांगा के द्वारा। क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने जो है खानवा के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। 84 प्रकार के जो लाग बाग और जो टैक्सेज वगैरह है वो सब इसके इनके ऊपर लगाए हुए थे। ठीक है। तो ये सबसे लंबा चलने वाला क्या है, एक 44 साल का अहिंसक आंदोलन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1897 में। फिर कब तक चला? ये 1941 तक। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 84 प्रकार के कर है, सिर्फ यही तो आंदोलन के कारण नहीं हो सकते। इसके अलावा अधिक भू राजस्व था, लाटा कुंता जो कि अभी हम देखने वाले हैं, बेगार, मुफ्त के अंदर आपसे जो है काम करवा लिया जाता है ना। इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं थी। उसके अलावा आपके जो ये कृष्ण सिंह है, इन्होंने जो है पुत्री विवाह पर 5 रुपये का टैक्स लगा दिया था कि आप यदि अपनी लड़की की शादी करते हो, कोई भी किसान शादी करता है, तो 5 रुपये जो है ये कृष्ण सिंह को, जो कि सामंत था, उसको देने पड़ेंगे। तो ये बहुत गजब की समस्या आ गई थी। इसके अलावा एक इनका जो बेटा था, वो जब क्या है, तलवार बंधाई का एक टैक्स लगता है कि भाई आप यदि जैसे नए सामंत बनते हो तो राजा को जो है टैक्स दिया जाता है तलवार बंधाई का। तो ये वाला जो टैक्स है ये भी है, इन्होंने किसानों के ऊपर ही थोप दिया। क्या नाम था उस राजा का, और सामंत का, सॉरी, पृथ्वी सिंह नाम था उसका। ये कब की बात है? 1906 की। और जो चमरी कर है वो कब की बात है? 1903 की। ठीक है। अच्छा, तो प्रारंभिक विरोध और शिकायत। गिरधरपुरा गांव के अंदर नानजी और ठाकुर जी पटेल ने महाराणा फतेह सिंह को शिकायत की। किस किस ने शिकायत की? नाम ध्यान रखना है। नानजी और ठाकुर जी पटेल ने महाराणा फतेह सिंह जी को सबसे पहले क्या है, शिकायत करते हैं। और एक और बात की, ये जो है किसके कहने पर गए थे? तो ये गए थे साधु सीताराम दास जी के कहने के ऊपर। ये महाराणा फतेह सिंह जी के पास जाते हैं अपनी शिकायतें लेने के लिए, लेके जो है कि भाई इन पे आप जो है विचार करो, सामंत इस तरह से परेशान कर रहा है। तो इसके अंदर जो आपके कुछ ये बातें पूछी जा सकती है कि स्थानीय नेता जो है इस पहले चरण के अंदर कौन कौन थे। तो जो ये पहला चरण था, इसके अंदर आपके चमरीकर, तलवार बंधाई और ये सब जो हो रहे थे, फिर इनके खिलाफ जो आपके नानजी और ठाकुर जी पटेल गए थे, इनके साथ प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव धादिच। कौन कौन थे आपके? थे प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव धादिच। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपका द्वितीय चरण आ जाता है। द्वितीय चरण जो है आपके 1914 से लेके 1914 से स्टार्ट होता है। सॉरी,
हाँ, 1914 से 1923 तक द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं ना। और पहला चरण जो था वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1893 से लेके 1914 तक चलता है। तो ये जो दूसरा चरण होता है, इसके अंदर साधु सीताराम दास जी जो है विजय सिंह पथिक को बुला लेते हैं। तो विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम जो है वो भूप सिंह भी था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब अपने स्वतंत्रता सेनानी ये इसी क्लास के अंदर, तब और बात कर लेंगे विजय सिंह पथिक जी के बारे में। तो विजय सिंह पथिक जो है साधु सीताराम दास जी के कहने पर द्वितीय चरण के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर आते हैं। और 1917 के अंदर एक गांव है बेरीसाल, और वो जो बेरीसाल गांव है वहाँ पर ये उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। तो 1917 के अंदर क्या होती है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, जिसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो वहीं के मन्ना पटेल है, उनको बनाया जाता है। किनको बनाया जाता है, मन्ना पटेल को बनाया जाता है। और ये जो है उपरमाल का डंका नाम से एक पर्चा भी जो है प्रकाशित करते हैं। और जो समिति ये पर्चा प्रकाशित करती है उसको उपरमाल सेवा समिति नाम दिया जाता है। ये भी किसने बनाई थी, विजय सिंह पथिक ने बनाई थी। अब देखो साधु सीताराम दास जी काम कर रहे हैं, विजय सिंह पथिक जी जुड़े हुए हैं, तो इनसे क्या है प्रेरणा लेके माणिक्य लाल वर्मा जी जो हैं वो भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। अभी पहले माणिक्य लाल वर्मा जी जो है इस ठिकाने के अंदर काम करते थे, है ना, बिजोलिया ठिकाना जो था उसके अंदर काम करते थे। अब ये जो आंदोलन चल रहा था इसको, अब उस टाइम पे अपने एक ही पार्टी थी जो आज़ादी के लिए या फिर अपने जो अधिकारों के लिए लड़ रही थी, है ना, पूर्ण स्वराज के लिए सब बातें तो होने लगी गई थी, तो आज़ादी कह सकते हैं उसको। अच्छा, तो वो जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन को कोई सपोर्ट उनसे मिल नहीं रहा था, नेशनल कांग्रेस से, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो कोई उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा था। ऐसे में क्या है, विजय सिंह पथिक जी जाते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के पास। अब तिलक जी जो है वो तो कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो तो कह देते हैं कि हाँ भाई हम समर्थन देंगे बिजोलिया किसान आंदोलन को, लेकिन जो महात्मा गांधी है वो समर्थन नहीं देते। ये कब की बात है, 1919 के अंदर एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है ये, अमृतसर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, अमृतसर के अंदर ये 1919 का अधिवेशन होता है, जिसके अंदर आपके बाल गंगाधर तिलक जो है वो तो समर्थन देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी समर्थन नहीं देते हैं। अब कांग्रेस का अधिवेशन तो साल में एक बार ही होता था दिसंबर में, 1919 में तो समर्थन मिला नहीं, तो पथिक जी पहुंच जाते हैं 1920 के फिर से जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है, नागपुर में होता है। 1920 में कहाँ पे होता है, नागपुर में। अब ये जो नागपुर का अधिवेशन है इसके अंदर जाके विजय सिंह पथिक जी जो है प्रदर्शनी लगवाते हैं किसानों से। अब उसके अंदर जो प्रमुख किसान थे वो थे कालू जी, गोकुल जी और नंदलाल जी। ये तीनों किसानों के नाम आपको ध्यान रखना है। क्या क्या नाम थे, कालू जी थे, उसके अलावा आपके गोकुल जी थे, और एक थे नंदलाल जी। कौन कौन थे, कालू जी, गोकुल जी और नंदलाल जी। तीन किसान ध्यान रह जाएंगे। कौन से अधिवेशन में, 1920 का अधिवेशन कहाँ पे होता है, नागपुर में होता है। क्या करते हैं, विजय सिंह पथिक जी जो है किसानों से प्रदर्शनी यहाँ पर लगवा देते हैं। अब इस अधिवेशन के अंदर अपने जो महात्मा गांधी होते हैं इनकी तरफ से मिल जाता है नैतिक समर्थन। ठीक है। अब जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके लिए दो जांच आयोग बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है क्या बोलते हैं, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। एक बनाते हैं राज सिंह बेदला आयोग, राज सिंह बेदला आयोग। तो BLB और RSB दो आयोग बनाए जाते हैं। BLB बनाया जाता है 1919 में, और ये जो बेदला आयोग बनता है ये बनता है आपके 1920 में। कब बनता है, 1920 में। एक बार मैं ये सब रब कर लेता हूँ। हाँ, तो कौन कौन से आयोग बनते हैं, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, एक राज सिंह बेदला आयोग। तो ये बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है वो तो बनता है अपने, कब बनता है, 1919 में। और जो राज सिंह बेदला आयोग है वो बनता है 1920 के अंदर। ये बिंदुलाल भट्टाचार्य के साथ में एक तो अफजल अली थे, और इनके साथ अमर सिंह और थे। ठीक है, बी के साथ AAA हो गए। उसके अलावा जो आपके राज सिंह बेदला है इसके साथ तख्त सिंह मेहता है, तख्त सिंह मेहता है, और रमाकांत मालवीय है। ठीक है,
तो ये दो आयोग बने हुए थे। अब उसके अलावा 1922 के अंदर जो है अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण जो है एक समझौता होता है किसानों के साथ, जिसमें 35 कर माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये माफ़ तो कर दिए, लेकिन जो यहाँ का सामंत होता है बिजोलिया का, वो इन 35 करों को भी माफ़ करके उनको लागू नहीं करवाता है ना, मतलब वो स्वीकार नहीं होता है। तो यदि अंग्रेज अधिकारियों के बारे में आपसे पूछ ले तो इसके अंदर तो आपके वहाँ जो अपने राजस्थान के अंदर जो एजीजी थे उस टाइम पे, उनका नाम था हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड। उसके अलावा और थे, एजीजी का सचिव हो गया, आगलवी नाम था उसका, आगलवी, क्या था, आगलवी। उसके अलावा आपके विल्किंसन था, और मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल इसके अंदर अंग्रेज अधिकारी थे। और अपने जो किसान नेता जो इनसे बात करने गए थे वो थे मोतीराम। ये किसानों के नाम थोड़े से ज़्यादा ध्यान रखने हैं क्योंकि अपने इम्पोर्टेंट यही है। नारायण जी पटेल, उसके अलावा अपने राम नारायण चौधरी, और लास्ट अपने माणिक्यलाल वर्मा। तो जो अंग्रेजों और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ था उसके अंदर अपने किसान नेता कौन कौन से थे, एक तो मोतीराम जी थे, नारायण जी पटेल थे, अपने राम नारायण चौधरी थे, और माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा चरण। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है इसी पे बात कर लेते हैं बस, है ना। तो 1920 के अंदर ये समर्थन दे देते हैं। 19 में कौन दे रहे थे, अपने तिलक जी दे रहे थे। फिर ये बिंदु भट्टाचार्य आयोग और जो द्वितीय आयोग जो आपका बना था राज सिंह बेदला आयोग, वो बनता है। हॉलैंड ये समझौता करवा देता है जिसको वो लागू नहीं करवाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका तीसरा चरण। दूसरा चरण कब से कब तक चला था, ये चला था 1914 से 1923 तक। फिर 23 से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, अपना तीसरा चरण जो चलेगा कब तक, 1941 तक चलने वाला है। अब इस जो तीसरा जो आपके चरण होता है, इसके अंदर क्या होता है, ट्रेंच नाम का एक अधिकारी होता है, वो भूमि बंदोबस्त के लिए उसको अपॉइंट किया हुआ होता है। तो वो क्या करता है, जो असिंचित भूमि होती है जहाँ पर पानी नहीं जा रहा है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देता है। अब भाई जहाँ पे पैदावार हो रही होगी, जहाँ पे पानी मिल रहा होगा, वहाँ पे टैक्स बढ़ाए तो किसान फिर भी सोच ले कि चलो ठीक है भाई, सरकार है, माई बाप है, दे देंगे, दो पैसे ज़्यादा देंगे, है ना। अब जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, वो अगर पेट्रोल से चल रही है, पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो आप ऐसे सोचोगे कि अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, 5 रुपये महंगा ले लेंगे, अब चलाना तो है ही, है ना। लेकिन अब आपको एथेनॉल जो है उसके अंदर बढ़ा दिया जाए, एथेनॉल आपको 80% कर दिया गया, बोले फ्लेक्स फ्यूल पे ही चलाओ। अब आपकी जो गाड़ी है, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, जो भी हो, ट्रांसपोर्ट के कोई साधन हो, तो वो अगर उसके अंदर चलाने के लिए वो बने हुए हैं ही नहीं, वो फ्लेक्स फ्यूल के लिए है ही नहीं, तो कैसे जनता उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो असिंचित भूमि है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देता है। तो अब क्या होगा, अब किसानों को गुस्सा आएगा। अब आप क्या कहोगे, ले जाओ ये गाड़ी, हम तो पैदल ही घूम लेंगे। तो किसान कहते हैं, विजय सिंह पैथिक जी किसानों से कहते हैं कि आप जो भी ये किसान खेती कर रहे हो, वो जो ज़मीन है वो सामंत को लौटा दो, मतलब वो दे दो, सामंत इस ज़मीन को जो चाहे वो करे। अब सामंत जो था उसने कहा चल ठीक है, वापस दे दिए, तो हम रख लेते हैं। उन्होंने कर ली जब्त। अब किसान फिर से बेघर हो गए। उसके बाद जो है आपके 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक जी जो है इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। फिर महात्मा गांधी जी जो है जमनालाल बजाज जी को भेजते हैं। जमनालाल बजाज जी थोड़े बिजनेसमैन आदमी है ना, वो कहते हैं कि चल ठीक है भाई, हरिभाऊ उपाध्याय एक नेता थे, उनको बोलते हैं कि चलो यार आप जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन को देखो क्या चल रहा है। तो इस तरह से ये आंदोलन आगे चलता रहता है। फिर जो अपने 1941 के अंदर जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री होते हैं सर टी राघवाचारी, और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से 1941 के अंदर इसका अंतिम समाधान हो जाता है। जो किसान है उनके साथ समझौता किया जाता है, किसानों को उनकी ज़मीन वापस वापस दे दी जाती है, और ये बिजोलिया किसान आंदोलन 1941 के अंदर समाप्त होता है। ठीक है, तो 1893 से चला, 1893 से 1914 तक ये पहला चरण, 1914 से 1923 तक दूसरा चरण, और 1923 से 1941 तक ये आपका तीसरा चरण चलता है।
ये वाला जो आंदोलन हुआ था इसके अंदर बाल गंगाधर तिलक जो है एक मराठा समाचार पत्र निकाला करते थे, तो उसके अंदर इसके बारे में एक लेख लिखे थे। और तिलक जी और गांधी जी ने मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह जी, उनको पत्र वगैरह लिखे थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी, ये देखिए ये रहा गणेश शंकर विद्यार्थी जो है कानपुर से एक अखबार निकालते थे, प्रताप समाचार पत्र। तो उसके अंदर इसकी न्यूज़ देते हैं, जिससे ये कि है नेशनल लेवल पर इसका प्रचार प्रसार होता है। ठीक है। इसके अलावा जो अपने विजय सिंह पथिक जो हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजते हैं। और पथिक जी एक गीत लिखते हैं, पीड़ितों का पंछीड़ा। ठीक है, तो ये पीड़ितों का पंछीड़ा पूछा जाता है भाई कई बार एग्जाम में, है ना। और जो प्रेमचंद जी है वो रंगभूमि नाम से एक उपन्यास लिखते हैं, जिसके अंदर जो ये आंदोलन की चेतना है वो उससे जुड़ी हुई उनकी वो रहती है। ठीक है, तो मानो मानो सांचो थे तो धर्म नहीं छोड़ो पीड़ितों का पंछेड़ा। तो ये जो पीड़ितों का पंछेड़ा है ये तो किसने लिखा था, विजय सिंह पथिक ने। एक और ऐसा ही गाना है पंछेड़ा, जिसमें सिर्फ पंछेड़ा यदि आपसे पूछ लेते हैं तो वो लिखा है माणिक्य लाल वर्मा ने। पीड़ितों का पंछेड़ा किसने लिखा है, वीएसपी ने। और एमएलवी ने क्या लिखा है, माणिक्य लाल वर्मा ने पंछेड़ा लिखा है। एक भंवरलाल जी थे, उन्होंने भी अपने गीतों के माध्यम से इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। और उमा जी खेड़ा, जो कि एक जगह है उमा जी का खेड़ा, वहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा एक स्कूल चलाया करते थे। तो ये था अपना बिजोलिया का किसान आंदोलन। मुश्किल से 15 मिनट लगी इसको समझने में। आगे चलते हैं, मेवाड़ के जो और आंदोलन हैं उनकी बात करते हैं। दूसरा एक प्रमुख आंदोलन था बेगू का किसान आंदोलन। अभी बेगू भी क्या है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ पर 53 प्रकार के लाग बाग अवैध कर वगैरह वो सब लगा दिए जाते हैं। बुरा जसू बहुत ज़्यादा है, लाटा कुंता चल रही है, बेगार प्रथा चल रही है। अच्छा, लाटा और कुंता मैंने आपको बताया ही नहीं। तो मान लो ये आपका खेत है। अब इसमें जैसे आपने फसल उगा रखी, अब आपके ये खड़ी फसल है। ये कैसी फसल है, खड़ी फसल है। अब इस खड़ी फसल में आके कोई बंटवारा कर दे, अनुमान लगा के, अंदाजा लगा के कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो है किसान का, ये तो ले जाए किसान जो साल भर मेहनत करता है और सब, है ना। और ये वाला हिस्सा लेके जाएगा सामंत। ठीक है, ये टैक्स है भाई, सामंत का हिस्सा भी है, राज्य का हिस्सा भी है। तो ठीक है, ये देखने में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं भाई, किसान को अपना हिस्सा मिल गया, उसने मेहनत की, उसकी ज़मीन थी नहीं, सिंचाई वगैरह भी ठीक है सरकार कर रही थी, वो सारी चीज़ें देख के हम मान लेते हैं इसको कि ये सही व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अनुमान लगा लेना, अब हो सकता है ना कि इधर की ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल हो तो यहाँ पर ज़्यादा पैदावार हो, लेकिन उन्होंने तो लाइन खींच दी और इधर की ही जो है बोल दी कि आप किसान लेके जाएगा। तो इस तरह से जो अनुमान है, और वो अनुमान गलत भी हो सकता है कि जैसे 1/3 किसान को मिलना था, है ना, और आपने वो 1/3 यहाँ पे मान लिया, है ना, और मान लो कि 1/3 यहीं पर हो रहा था, है ना। तो ऐसे में किसान के साथ तो दगाबाजी हो गई। तो ये वाली जो व्यवस्था थी इसको तो बोलते थे कुंता। कुंता, कुंता तो क्या थी, खड़ी फसल में। ठीक है, तो खड़ी फसल के अंदर अनुमान से जो आपके टैक्स ले लिया जाता था वो तो थी कुंता। इसके अलावा यदि आपके पास ऐसा हो कि आपने ये जो ज़मीन है इससे पैदावार ले ली, आपकी ज़मीन से आपने थ्रेसिंग कर ली और आपको जो अनाज था वो आ गया आपका निकल के, अनाज चारा जो भी है। उसके बाद वो आएंगे, आके बोलेंगे कि भाई ये जैसे 10 बोरियां हैं ये तो रखेगा किसान, और ये 30 बोरियां जो है ये सामंत लेके जाएगा। इसको बोलते थे लाता। इसको क्या बोलते थे, लाता। तो लाता और कुंटा आपको समझ में आ गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे जिससे टैक्स लिया जाता था लाता और कुंता से। ओके, तो इस तरह से बेगार प्रथा, लाटा कुंतार, बहुत सारे ऐसे 53 टाइप के टैक्स वगैरह ये सब चल रहे थे। तो ऐसे में क्या है 1921 के अंदर, अरे पेन तो आया नहीं, 1921 के अंदर मैनाल एक जगह है, मैनाल के अंदर एक गांव है भैरूकुंड। कौन सा गांव है, भैरूकुंड। गांव के नाम आपको ध्यान रखने हैं। जो बेगू है वो तो भैरूकुंड से है, और आपके बिजोलिया है वो गिरधरपुरा से स्टार्ट होता है। तो ये भैरूकुंड आजकल कहाँ पे है, ये आजकल पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आंदोलन प्रारंभ होता है।
ठीक है। और इसका लीडरशिप यदि पूछे तो नेता कौन थे, रामनारायण चौधरी। तो इनके नेतृत्व के अंदर बेगू के अंदर 1921 में मैनाल के भैरवकुंड से धाकड़ किसानों के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया जाता है, ठीक है। 1922 के अंदर जो विजय सिंह पथिक जी है, वो यहाँ के जो बेगू के सामंत है अनूप सिंह, उनके और किसानों के बीच में अजमेर में एक समझौता करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, समझौता करवा देते हैं। अब ट्रेंच कहता है कि भाई ये तो बोल्शेविक समझौता है। कैसा समझौता है, बोल्शेविक समझौता है। अब बोल्शेविक समझौता क्या था, ये रसिया के अंदर उस टाइम पे तो यूएसएसआर था, तो वो उसके और जो उसके जो सामंत है और जो किसान है उनके बीच में समझौता होता है। तो वो जो जगह होती है वो बोल्शेविक है, वो रसिया के अंदर है। तो उससे इसको तुलना करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, किसानों को बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो जो ट्रेंच है वो राजा के कान भर देता है कि भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, आप तो कुछ नहीं रहोगे, फिर सारी जो पावर है वो जनता के पास चली जाएगी, किसानों के पास पावर होगी। और पावर जो है कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, भले वो कोई महामानव ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसको मेवाड़ की सरकार ने भी क्या है, बोलते एक समझौता घोषित कर दिया और इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जो अनूप सिंह था जिसने ये समझौता किया था, इसको कर लिया जाता है गिरफ्तार, और इसकी जगह एक दूसरा सामंत बिठाया जाता है जिसका नाम है अमृतलाल, ठीक है। तो इसकी जगह अगर पूछ लिया जाए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, अमृतलाल को यहाँ पर जो है बेगू का सामंत बना दिया जाता है। फिर यहाँ पर होता है एक गोविंदपुरा हत्याकांड। डेट आपको ध्यान रखनी है, 13 जुलाई 1923। गोविंदपुरा हत्याकांड कब होता है, 13 जुलाई 1923 को। ट्रेंच जो है ये 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के अंदर जो किसान एकत्रित हो रखे थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर दो किसान आपके घायल हो जाते हैं, रूपाजी और कृपाजी धाकड़। कौन कौन से किसान इसके अंदर घायल हो जाते हैं, रूपाजी और कृपाजी इसके अंदर घायल हो जाते हैं। तो ये था आपका बेगू का किसान आंदोलन। अब इसके अंदर जांच भी होती है गोविंदपुरा हत्याकांड की, और इसके जो जांच आयोग बनाया जाता है उसका अधिकारी भी ट्रेंच होता है। अब देखो, खुद ने ही गुनाह किया, खुद ही जज बन के बैठा है, कहाँ नेचुरल जस्टिस था, बिल्कुल तार तार। इसके अलावा मेवाड़ के अंदर एक और जाटों के द्वारा ही आंदोलन किया जाता है। वहाँ पे जाट खूब है, धाकड़ ज़्यादा है, इसलिए जो है धाकड़ किसानों का नाम ज़्यादा आता है। तो ये जो मेवाड़ का खालसा किसान आंदोलन है ये भी जाटों से ही जुड़ा हुआ है। तो अप्रैल 1921 के अंदर मातृकुंडिया नामक जगह पर जाट किसानों के द्वारा गोकुल सिंह जी के नेतृत्व के अंदर एक आंदोलन किया जाता है। तो कब की बात है, 19 अप्रैल 1921 की। कहाँ पे, मातृकुंडिया एक जगह है, वहाँ से। इनके नेता कौन थे, गोकुल सिंह थे। इनके अलावा जो जातीय पंचायत थे वहाँ के भी नेता थे। गोकुल सिंह खुद जो है वहाँ की जो जातीय पंचायत है उसके प्रतिनिधि थे। ये अपने जो राजस्थान सेवा संघ, आपको पता होगा, तो राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि भी थे। उसके अलावा जो राजपूताना मध्य भारत सभा बनी थी उसके मंत्री थे कन्हैयालाल कलंजी, वो भी इसके अंदर इनके साथ जुड़े हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था अफीम की खेती के लिए उचित मुआवजा दिलाया जाए। वहाँ पे जो है इनकी काफ़ी सारी बातें जो है मान भी ली जाती है। तो आगे चलते हैं, आगे पहुंच जाते हैं हम बूंदी और भरतपुर के अंदर। जो बूंदी के किसान आंदोलन है इसको बरड़ का किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये कब हुआ था, 1922 के अंदर हुआ था। ये जो वहाँ के गुज्जर किसान हैं उनके द्वारा 25 प्रकार के लाग बाग और बेगार प्रथा के विरुद्ध ये चलाया गया था। बाकी जो काफ़ी सारे कारण, भ्रष्टाचार हो गया, युद्ध कर हो गया, बेगार प्रथा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन में मिले टिक लगा देना, है ना। इसके अंदर जो है आपके डाबी किसान पंचायत बनाई जाती है साधु सीताराम दास जी के द्वारा। तो ये इसका गठन किया और आंदोलन को सुदृढ़ किया, ठीक है। तो साधु सीताराम दास उधर अपने बिजोलिया से भी जुड़े हुए थे, इधर डाबी से भी जुड़े हुए थे, है ना। अब यहाँ पे जो किसान है वो आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते हुए ये जो न्यायालय वगैरह हैं उनका बहिष्कार कर देते हैं, वहाँ की जो सरकारी चरागाह जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। धीरे धीरे जो जैसे ये डाबी किसान पंचायत बनी ना, वैसे और भी किसान पंचायतें बनने लग गई, जैसे बरड़ के अंदर, है ना। एक तो कहाँ पर बनती है, बरड़ के अंदर बनती है। इसके अलावा एक आपके
बरुंगन एक जगह है वहाँ पे बनती है, गड़दड़ा एक जगह है वहाँ पर बनती है। तो इस तरह से काफ़ी सारी किसान पंचायतें बनती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि आपसे पूछा जाता है तो वो है डाबी हत्याकांड। ये होता है 2 अप्रैल 1923 को। तो एक पुलिस अधिकारी होता है इकराम हुसैन। अब ये जो है किसानों की एक सभा चल रही थी, उसके ऊपर फायरिंग कर देता है। उसके अंदर दो जो किसान है वो शहीद हो जाते हैं, नानक जी भील और देवीलाल गुजर। तो ये झंडा गीत गा रहे थे नानक जी भील और देवीलाल गुजर, और जो इकराम हुसैन है पुलिस अधिकारी वो कर देता है इसके अंदर आपके फायरिंग। अब इनकी याद के अंदर माणिक्यलाल वर्मा जी ने एक गीत लिखा है, उसका नाम है अर्जी। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं। नानक जी भील कौन सा गीत गा रहे थे, झंडा जी गीत गा रहे थे, और इसके अंदर कौन कौन शहीद हो गए। नानक जी भील और देवीलाल गुजर जो है डाबी हत्याकांड के अंदर शहीद हो जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा जी जो है अर्जी गीत इसके ऊपर लिखते हैं, है ना। और जो पुलिस अधिकारी है इकराम हुसैन, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो फिर इसके लिए भी आयोग बनाया जाता है। आयोग के जो सदस्य हैं वो हैं आपके पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल। तो डाबी हत्याकांड के जो जांच आयोग बनता है उसके अंदर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो क्या क्या नाम होंगे, पृथ्वीराज, राम प्रताप और भैरोलाल। इस आंदोलन के नेता कौन कौन से थे, एक तो नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। भंवरलाल सुनार भी थे भाई। ठीक है, ये मैं अपडेट कर दूंगा, थोड़ा एडिट करके आपको डाल दूंगा। फिलहाल तो जो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं लिखी हुई वो मैं ऐसे ही आपको बोल के बता देता हूँ। जैसे 1927 के अंदर राजस्थान सेवा संघ बंद हो जाता है तो बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। और ये जो आंदोलन था इसके अंदर महिलाएं बहुत ऐसे बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। उसके अलावा आपके 1936 के अंदर इसका दूसरा चरण स्टार्ट किया जाता है। अब दूसरे चरण के अंदर जो है सामाजिक सुधार के कार्य भी किए जाते हैं। और दूसरे चरण के अंदर ही एक हिंडोली सम्मेलन होता है, उसके अंदर 500 गुज्जर और मीणा किसान शामिल होते हैं। एक मंदिर है हुडेश्वर मंदिर वहाँ पर। और जो बूंदी की जो सरकार है वो ज़्यादातर बातें इनकी मान लेती है। इसके बाद एक भरतपुर का कृषक आंदोलन 1931 के अंदर होता है, जो कि लंबरदार भोज के नेतृत्व में होता है। और ये राज्य के विरुद्ध हुआ था जिसमें किसानों ने अधिकारियों की मांग बुलंद की। किसानों के अधिकारों की मांग जो है इसके अंदर बुलंद होती है, मतलब किसानों के जो अधिकार है वो इनको दे दिए जाते हैं। बात जो है भरतपुर सरकार मान लेती है। आगे बढ़े, आगे आता है अलवर रियासत के प्रमुख किसान आंदोलन। तो अब हम पहुंच गए हैं अलवर के अंदर। अलवर के अंदर दो आंदोलन होते हैं, एक तो होता है आपका नीमू चना किसान आंदोलन 1924-25 में, एक होता है आपका मेव किसान आंदोलन 1932 और 33 के अंदर। जो नीमू चना किसान आंदोलन हो रहा था इसके अंदर तो थे राजपूत किसान, और ये जो एरिया था वो कौन सा था, बानसूर और आपका ये थानागढ़ी वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे आंदोलन हो रहा था। और जो मेव किसान आंदोलन है ये मेवात क्षेत्र के अंदर हो रहा था, उधर जो आप आगे जाते हो रामगढ़ साइड, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा, है ना, तो उधर की साइड ये वाला मेव किसान आंदोलन हो रहा था। पहले हम नीमू चना हत्याकांड के बारे में थोड़ा नीमू चना किसान आंदोलन के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिसमें नीमू चना हत्याकांड भी है। अच्छा, तो क्या हुआ था कि 1924 के अंदर आपके जो यहाँ का राजा था महाराजा जय सिंह, ये क्या है 40% जो है टैक्स बढ़ा देता है, वो भी किसके ऊपर, जो ब्राह्मण और राजपूत किसान हैं उनके ऊपर। तो भाई उनको बुरा लगेगा। अब इसके साथ ही ये जो माफी भूमि है उसको भी जब्त कर लेता है। और जो जंगली सुअर है वो किसानों को वैसे ही परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो अलवर के महाराजा है उनको शिकार का शौक है। और ये जो माफी भूमि होती है ना, जो मंदिर के आसपास गोचर भूमि जोड़ते हैं, उसको भी जो है जब्त कर लिया गया। चराई के लिए टैक्स लिया जाने लग गया। और बेकार तो थी समस्या, तो ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं थी। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से नींबू चना आंदोलन, किसान आंदोलन होता है। अब नींबू चना किसान आंदोलन के क्या है, 14 मई 1925 को नींबू चना के अंदर एक सभा चल रही थी। उसके अंदर जो पुलिस अधिकारी था छज्जू सिंह, उसके आदेश से किसानों के ऊपर हो जाती है फायरिंग। और इस फायरिंग के अंदर 156 किसान हो जाते हैं शहीद। 156 किसान एक जगह शहीद हो जाना कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा नंबर है। अभी जब वैसे बहुत बुरा हुआ उन बच्चों के साथ, 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, तो वो कितना बड़ा नंबर है। तो सोच के देखो 156 किसान
शहीद हो जाते हैं, तो ये सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा कितने लोग वहाँ पर मरे होंगे, कितने घायल हुए होंगे, कितने अपाहिज हो गए होंगे, जो आगे कभी अपने परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं पाए होंगे। इसलिए इसको महात्मा गांधी बोलते हैं डबल डायरिज्म, दोहरी डायरसाई। ये अपने जो गांधी जी का अखबार था यंग इंडिया समाचार पत्र, उसके अंदर ये बोलते हैं कि ये वाला जो हत्याकांड है वो जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स है, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा है। और एक अखबार था रियासत। कौन सा अखबार था? रियासत। ये जो रियासत समाचार पत्र था, ये इसकी तुलना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से करता है। एक और अखबार था जिसका नाम था तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान जो है दो जगह से निकलता है, एक तो अजमेर से निकलता है, एक निकलता है आपके ब्यावर से। ब्यावर से कौन निकालता है? आपके जय नारायण व्यास। अजमेर से कौन निकालता है? यदि आपको पता है तो आप करो कमेंट, अगली क्लास में लेके आऊँगा मैं आपके लिए समाचार पत्र। वैसे देख कितने रहे हैं, 10-12 लोग, इतने ही तो हैं मेरे परमानेंट ग्राहक। आप ही बनोगे ऐसा ही, आप ही निकालोगे सीटें, क्योंकि आप पूरा सुनते हो। अच्छा, तो तरुण राजस्थान जो था, ये अजमेर ब्यावर जहाँ से भी निकल रहा था, तो इसके अंदर क्या है, इस तरुण राजस्थान ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। ये अपने एग्जाम के लिए एक फैक्ट है, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर जो है किसानों ने पुकार नाम का एक पर्चा जो है वो भी क्या किया था, इस के अंदर पर्चा जो है प्रकाशित किया था, पुकार नाम का, ठीक है। अगर हिस्ट्री की यदि आपने जो वो टेस्ट वाली एक मैंने जो क्लास रिकॉर्ड करके डाली है लगभग 1.5 घंटे की, वो यदि ली है तो उसके अंदर ऐसा एक क्वेश्चन था, ठीक है। और जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, है ना, और आगे जो पढ़ाऊंगा उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो देखो, रिवीजन करने का ये वाला ज़्यादा तरीका सही है कि आप इधर क्लास ले लो, एक बार क्वेश्चन में देख लो, तो आपको क्वेश्चन का पता लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे यदि क्वेश्चन बताने लग जाऊँ कि आपसे ये पूछा जा सकता है डोरी डायरसाई जो है ये किस में कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, कौन से समाचार पत्र में कहा गया था, तो गई आपकी 1 मिनट, है ना, वो टाइम वेस्ट ही है। उससे अच्छा है वो एक पेपर ही ले लिया जाए, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाए और डिस्कशन भी हो जाए, उसमें रिवीजन भी हो जाए, है ना, और एक बार जो है ऐसे इस तरह से समझा दिया जाए, है ना। तो ये था आपका न्यूचना हत्याकांड और न्यूचना किसान आंदोलन। इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। चज्जू सिंह फायरिंग करवा देते हैं, 156 जो है किसान शहीद हो जाते हैं, फायरिंग करवा देता है निर्लज आदमी। हाँ, और जो महात्मा गांधी है अपने यंग इंडिया के अंदर इसको दोहरी डाई ऐसा ही बोलते हैं, जवान पे रखे लगाम कौन रखे। रियासत जो समाचार पत्र है वो इसकी तुलना करता है अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तरुण राजस्थान जो है सचित्र प्रकाशित करता है, किसानों ने पुकार नाम का पर्चा प्रकाशित किया था। अगला जो आंदोलन है वो आ जाता है मेव या मेवात का किसान आंदोलन। तो रीजन तो वही जंगली सुअर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो। इसके अंदर क्या है, जो क्षेत्र है वो मैंने अभी आपको बताया था कि अलवर भरतपुर का जो मेवात क्षेत्र है, इसके अंदर आपके रामगढ़ आ जाता है, तिजारा आ जाता है, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, है ना। तो जहाँ पे भी ये जो मेव समुदाय रह रहे थे वहाँ पे ये होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेव है आपके गुरुग्राम तक फैले हुए हैं। फिलहाल तो हम इस आंदोलन की बात कर लेते हैं। इस आंदोलन के अंदर कौन कौन थे नेता? यासीन खान और मोहम्मद अली, ये तो मेन लीडर थे। इनके अलावा सैयद भीख नारंग, मोहम्मद हादी, ये भी नेता थे। तो यासीन खान, मोहम्मद अली, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद हादी। हादी जो है वो इसके नेता थे, ठीक है। तो इन्होंने अलवर भरतपुर के अंदर सक्षम नेतृत्व से इस जो आंदोलन है उसको फैलाते हैं। दो संगठन थे जो इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं। आप तो थोड़ा ये ध्यान रखना कि दोनों के अंदर ही लास्ट में आता है उल इस्लाम। क्या आता है? उल इस्लाम। तो ये दो संगठन थे। और ज़्यादा अगर आपको ध्यान रखना हो तो अंजुमान खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम। उल इस्लाम आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप ऑप्शन देख के टिक कर पाओ। वो उल इस्लाम से पहले वाले शब्द चेंज नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है ना। एग्जामिनर को मैं थोड़ा सा तो जानने लग गया हूँ इतने सालों में, पिछले जो 3-4 साल जब से भी मैं लगा हुआ हूँ इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से संगठन थे? अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम, ठीक है। इसके अलावा जब
एक धार्मिक संगठन किसी आंदोलन के अंदर आ जाते हैं, तो ये चाहे आज की बात हो, चाहे एक सदी पहले की बात हो, समस्या ही लेके आते हैं। ये जो है, इसको सांप्रदायिक अशांति के अंदर बदल देते हैं। आंदोलन के उग्र होने के कारण 1933 में इस संपूर्ण क्षेत्र में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। भाई मैंने आपको बताया था ना, इधर राजपूत और ब्राह्मण किसान थे, इधर आपके जो है मेव किसान है, तो ये धार्मिक संगठन आ जाएगा, ये आपस में लड़ाएगा इनको, है ना। अब राजा को तो फायदा ही हो रहा है। अगर जनता आपस में लड़ेगी, आप यदि किसी मुद्दे के ऊपर आपस में लड़ने लग जाते हो, जैसे सीजेपी वाले स्कूल के लिए गए, गांव वालों ने वो पीट दिया, वो गांव वाले थे, कोई भी थे, जो भी था, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार का तो फायदा हो गया कि एक तो वहां पे पुलिस भेजते और उन आंदोलनकारियों को हटाते, या फिर उनसे बात करने के लिए नेता को जाना पड़ता, है ना। दो तरीके थे। एक तीसरा तरीका, जनता को ही आपस में लड़वा दूं, है ना। तो ये देखो किस टाइम से ये चीजें चलती आ रही हैं, और कौन किसका क्या फायदा उठा लेता है। ठीक है। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ा एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर कर दिए। हिस्ट्री का मतलब है सीखना। इसीलिए तो पढ़ाई जाती है, इसलिए आपके सिलेबस में डाली हुई है कि आप उससे सीख क्या रहे हो, आज उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। जैसे साइंस है, साइंस क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि साइंस ही तो जीवन है। और मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा किसी दिन, फिर मैं साइंस ही पढ़ाने लग जाऊंगा। इसलिए पहले मैं इनको ख़त्म करवा देता हूँ। अच्छा जी। तो ये दंगे जो हैं वो भड़क जाते हैं, और सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अलवर के जो महाराजा है जय सिंह, उनको पद से जबरन हटा दिया और उनको भेज दिया पेरिस फ्रांस में। वहीं जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और अंग्रेजों ने जो यहाँ पर ये जो मेवात एरिया था, यहाँ पर एक अलग से एक अधिकारी जो है वो नियुक्त कर दिया था। ये जो महाराजा जय सिंह थे, ये चाहते थे कि ये आंदोलन कैसे भी रुक जाए, ये ये जो आपकी ये सांप्रदायिकता हो रही थी इसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन्होंने एक जांच आयोग बनाया था, जिसके अंदर दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और गजनाफर अली इसके अंदर इस जांच आयोग में थे जय सिंह जी के। लेकिन इनको तो बेचारों को खुद को ही निकाल दिया गया, तो ये तो क्या ही करते। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम शेखावाटी के किसान आंदोलन और महिला चेतना। देखो भाई, शेखावाटी के जो किसान आंदोलन है ना, ये ऐसे ऐसे रिपीट होता है जैसे कि क्या ही बताऊँ कैसे रिपीट होता है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। आप भावनाओं को समझ लो, है ना। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना। अब तक पढ़े थे वहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वहाँ से पूछा जाता है। लेकिन ये आजकल पता नहीं क्यों फेवरेट बना हुआ है हर किसी का। ठीक है। तो शेखावाटी जो है वो जयपुर रियासत के अंदर आता था उस टाइम पे। अब इसके अंदर जो जयपुर रियासत है, यहाँ पे किसका शासन था? कछवा वंश का शासन था। और ये जो कछवा वंश से जो उधर गए शेखावत, उन्होंने जो है यहाँ पर शासन किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शेखावाटी बोलते हैं। अब शेखावाटी जो है उसके अंदर दो हिस्से थे, एक तो अपना सिक्कर, एक जो है झुंझुनू। अब जो सीकर है, ये तो अर्ध स्वायत्त ठिकाना था, और झुंझुनू था इसके अंदर, भाई पंच पाने बोलते थे इसको, है ना। मतलब इसके अंदर 5 जगह थी: मंडावा, नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर, बिसाऊ, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है, आंदोलन का प्रारंभ 1922 के अंदर। तो 1922 के अंदर सिक्कर का एक सामंत है कल्याण सिंह, वो क्या है, टैक्स बढ़ा देता है। क्या करता है? कल्याण सिंह टैक्स बढ़ा देता है। तो यहाँ पे भी जाट भाई है। अब जाट भाइयों को परेशानी होगी, जो किसान है वो परेशान होंगे। तो रामनारायण चौधरी जी ने यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब इसकी गूंज जो है ब्रिटिश संसद का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो निचला सदन जिसको अपने लोकसभा है, वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ तक इसकी गूंज जो है पहुँचती है। ठीक है। इसके अंदर इनके साथ एक और रामनारायण चौधरी के साथ हरि ब्रह्मचारी नाम से एक और नेता होते हैं। ठीक है। तो ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक ये इसकी चर्चा जाती है। और लंदन का एक अखबार है डेली हेराल्ड, उसके अंदर इसकी खबर जो है प्रकाशित होती है। उसके अलावा जो ये आंदोलन था, इसका मोर्चा संभालने वाले जो थे वो ठाकुर देसराज थे, वो भरतपुर के थे। 1931 के अंदर जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया जाता है। उसके अलावा जो इसका पहला अधिवेशन होता है वो 1933 के अंदर पलथाना सीकर के अंदर होता है।
ठीक है। तो शेखावटी आंदोलन के बारे में ये कुछ बातें थी। ये 1922 में स्टार्ट होता है। कल्याण सिंह टैक्स बढ़ा देता है। इसके अंदर कौन कौन नेता थे? रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी थे। इसके अलावा जो इसकी चर्चा कहाँ तक हो जाती है? हाउस ऑफ कॉमन्स तक। कौन सा अखबार छापता है? डेली हेराल्ड छापता है। अच्छा, ये जो मैंने अब बताया ना, इसका मोर्चा संभालते हैं ठाकुर देसराज। वो क्यों संभालते हैं? क्योंकि रामनारायण चौधरी जी के जो है सिक्कर एंट्री ही बंद कर देती है। तो मोर्चा भरतपुर से ठाकुर देसराज आते हैं, वो संभालते हैं। 1931 में क्या बनाई जाती है? जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया जाता है, जिसका पहला अधिवेशन कब होता है? 1931 के अंदर, पतलाना सीकर के अंदर होता है। ठीक है। अब इसके अंदर और कुछ नेताओं के आपको नाम ध्यान रखने हैं। जैसे आपके एक तो ये हो ही गए रामनारायण चौधरी, और अपने हरि ब्रह्मचारी हो गए। इसके अलावा ठाकुर देसराज हो गए। इसके अलावा यदि आपसे कुछ और ऑप्शन दे दिए जाएं तो एक तो थे सरदार हरलाल सिंह, एक नेतराम सिंह गोरिर, एक पन्ने सिंह, एक मास्टर चंद्रभान, एक नवरत्न लाल जोशी। ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर नेता थे। और एक जो टैक्स है उसके बारे में भी बात आती है। एक टैक्स होता है जकात। मैंने वो जब पेपर डिस्कस करवाया तो उसके अंदर वो क्वेश्चन था। तो जकात क्या होता है? एक सीमा से दूसरी सीमा में जाने पर जो आप कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जो खरीद बिक्री करते हो उसमें जो टैक्स लगता है उसको जकात कहते थे। ठीक है। इसलिए एक जकात आंदोलन भी होता है। ठीक है। अच्छा, फिर आता है आपका खटराथल महिला सम्मेलन 1934 के अंदर। तो 1934 के अंदर 25 अप्रैल को एक सम्मेलन होता है। कटराथल एक जगह है जहाँ पर ये सम्मेलन होता है। इसके अंदर सीहोट का एक सामंत था जिसका नाम था मान सिंह। तो सोतिया का पास एक गांव है, वहाँ पर ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो उसके विरोध के अंदर क्या है, ये खटराथल सम्मेलन, महिला सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर लगभग 10,000 महिलाएं जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो अध्यक्षता जो करती हैं वो है किशोरी देवी। तो कटराथल सम्मेलन की अध्यक्षा कौन थी? किशोरी देवी, जो सरदार हरलाल सिंह जी मैं बता रहा था अभी इसके अंदर नेता है, उनकी वाइफ थी हैं। और यहाँ पर जो मुख्य वक्ता थी वो थी उत्मा देवी, जो ठाकुर देसराज जिन्होंने ये अपने शेखावटी आंदोलन का मोर्चा संभाला था, उनकी ये वाइफ थी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महिलाओं से संबंधित है इसलिए क्वेश्चन बनता है। इसके बाद एक हत्याकांड होता है, जयसिंहपुरा हत्याकांड, 21 जून 1934 के अंदर। कब होता है? 21 जून 1934 के अंदर। ये राजस्थान का पहला ऐसा मामला था जहाँ पर हत्यारों को न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाता है। ठीक है। एक आपके एक और होता है कुदन हत्याकांड 1935 के अंदर। तो एक बुजुर्ग महिला थी दापी देवी, इन्होंने कहा कि भाई आप जो है ये टैक्स वगैरह देना बंद कर दो। तो 25 अप्रैल 1935 को क्या है, फायरिंग हो जाती है। फायरिंग करने में तो भाई माहिर होते हैं। तो यहाँ पर जो है फायरिंग करने वाला वो कौन था? कैप्टन वेब था। तो कैप्टन वेब के द्वारा जो है किसानों के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। तो कुछ किसान जो है शहीद हो जाते हैं। 4 किसान थे, मैंने यहाँ पे 2 ही लिख रखे हैं, चेतराम और टिकूराम। तो एक तो चेताराम जी थे, एक तुलछाराम जी थे, एक टिकूराम जी थे, और एक थे आसाराम जी। क्या क्या नाम है? आसाराम, तुलछाराम, टिक्कूराम, चेताराम। ठीक है। आसाराम, तुलसाराम, इसके अलावा आपके टिक्कूराम, एक आपके कौन हुए? चेताराम, ATTC, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, कुदन हत्याकांड। ठीक है। इसकी भी जो है चर्चा आपके हाउस ऑफ कॉमन्स तक होती है। ठीक है। उसके अलावा ये कुदन हत्याकांड हो गया। प्रथम अदालती सजा जयसिंहपुरा हत्याकांड में होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो शेखावटी किसान आंदोलन है वो पूरा हो जाता है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखो तो एक अमर सेवा समिति बनाई गई थी चिड़ावा के अंदर, और इसके जो संस्थापक थे या स्थापक थे वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी थे, जिनको चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। और जो अब चिड़ावा का गांधी कहते हैं, तो ये अपने जो असहयोग आंदोलन है उसके अंदर भाग लेते हैं। महात्मा गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं जो जनजातीय आंदोलन है वहाँ पे। अब मैं तो एक क्लास में अपने स्वतंत्रता सेनानी भी करवाने वाला था, टाइम ज़्यादा लगा दिया मैंने आज।
हाँ, तो जनजातीय आंदोलन जो है उनके कारण क्या कहते हैं? असंतोष के कारण जो कर नीति है वो जेम्स टोड द्वारा पारंपरिक करों की समाप्ति, बोलाई और रखवाली जो कर थे, तो काफ़ी सारे ऐसे टैक्सेस जो है वो जनजातियाँ लिया करती थी। जैसे वहाँ से यदि कोई जा रहा है तो टैक्स ले लेते थे, या फिर जो रखवाली किया करते थे उसकी टैक्स लिया करते थे, तो वो टैक्स वगैरह जो है जेम्स टोड ने आके बंद कर दिए थे। कुछ प्रथाएं थी, जैसे मोताना, किसी की मौत हो गई उसके बदले में पैसे ले लिया, डाकन प्रथा वगैरह इनके अंदर चला करती थी, उसके लिए टैक्स ले लिया करते थे। टैक्स क्या ले लिया करते थे, कहाँ ध्यान है मेरा, डाकन प्रथा वगैरह जो है हटा दिया गया था। डाकन प्रथा का उन्मूलन आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था, 1853 में। तो ऐसी जो इनकी प्रथाएं हैं उनको रोक दी गई, तो जो है इनके अंदर असंतोष था। फिर जनगणना कब है, ऐसे डर बनाया जा रहा था 1881 के अंदर जो पहली जनगणना हुई, उसके अंदर ये डर बैठ गया जो आदिवासी लोग थे उनमें कि भाई अपने को गिनेंगे और जिस परिवार में ज़्यादा लोग होंगे उनको मार दिया जाएगा, या फिर अपन आदिवासी यहाँ जंगलों में रहते हैं इसलिए अपने को मार दिया जाएगा, या फिर यहाँ से जंगलों से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे। जो प्रमुख आंदोलन है वो जैसे 1821 के अंदर आपका मेर विद्रोह होता है, ये झांक इसका केंद्र रहता है। और ये जो है विद्रोह के दमन के लिए 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। जो अभी मैंने 1857 की जो क्रांति पढ़ाई थी तब भी इसके बारे में बात की थी कि जो अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मेर जनजाति एक रहती है। जो ब्यावर है वहाँ पे इसका मुख्यालय बनाया जाता है मेरवाड़ा बटालियन का। और जो मेर जनजाति है उसके विद्रोह को दबाने के लिए ये मेरवाड़ा बटालियन 1822 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। एक मीणा विद्रोह होता है, जहाजपुर केंद्र रहता है। इस विद्रोह का जो प्रधान केंद्र था वो क्या था, जहाजपुर केंद्र था। ये यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1855 के अंदर मीणा बटालियन का गठन किया जाता है। तो मीणा विद्रोह कब होता है, 1851 में। तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इनका विद्रोह भी दबा दिया मीणा बटालियन बना के। फिर होता है एक भील विद्रोह 1881 के अंदर। बारापाल इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर जो शांति समाधान जो है श्यामल दास जी की मध्यस्थता से ऋषभ देव मंदिर के अंदर एक ऐतिहासिक समझौता होता है, और ये वाला जो विद्रोह है उसको भी शांत करवा दिया जाता है इस समझौते के माध्यम से। अब इसके अलावा एक एक जो जनजातियां हैं उनके जो नेता हैं उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए वो सारी बातें हम कर लेते हैं। सबसे पहले है भील आंदोलन और मारगढ़ नरसंहार। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो भगत पंथ है, तो मतलब हम भगत आंदोलन की इसके अंदर सारी बात करने वाले हैं। अपना जो वागड़ क्षेत्र है, जो सदर्न राजस्थान है, वहाँ पर भील जनजाति काफ़ी पाई जाती है। ठीक है, निवास करती है, पाई क्या जाती है, सॉरी कुछ ऐसे शब्दों के लिए। तो भील जनजाति वहाँ पर निवास करती है। इनके जो नेता थे वो गोविंद गुरु और सुरजी भगत थे। कौन कौन थे इनके नेता, गोविंद गुरु और सुरजी भगत। ठीक है। तो ये क्या है, समाज सुधार का काम कर रहे थे। तो गोविंद गुरु जो थे ये क्या करते थे, इनके बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। इनका जो जन्म है वो डूंगरपुर के अंदर एक वेदसा नाम का गांव है, वहाँ पर एक जो अपनी बंजारा जाति होती है ना, जो घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके सामान अपना बेचते रहते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो इनका वहाँ पर जन्म होता है। अब ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो ये क्या है, उनके जो विचार हैं उनको वहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं कि भाई स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका यूज किया जाना चाहिए। ये खुद भी करते हैं। जो आदिवासी हैं उनको हिंदू धर्म के बारे में ये बताते हैं, इसलिए वो जो है भगत पंथ की स्थापना करते हैं। अब इन्होंने जो है जो भील है उनके अंदर नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान किया। भीलों के अंदर आपसी एकता बढ़ाने के लिए 1883 के अंदर ये करते हैं संप सभा की स्थापना। क्या करते हैं 1883 में, संप सभा की स्थापना। नेता मैंने आपको बता ही दिए कौन कौन थे, गुरु गोविंद गुरु और आपके सुरजी भगत। ये जो संप सभा की स्थापना से यदि आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। अब ये जो है गांव के अंदर कोतवालों की नियुक्तियां और जो पंचायतें हैं उनकी स्थापना ये करते हैं। 1903 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी जो अपने बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है, वहाँ पर सम सभा का पहला अधिवेशन किया जाता है। ठीक है। सिरोही के अंदर स्थापना होती है
और आपके जो बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ पहाड़ी है वहाँ पर 1903 के अंदर क्या होती है, इसकी पहला अधिवेशन होता है। जो गोविंद गुरु है वो 1908 के अंदर ईडर चले जाते हैं और भीलों के अंदर जो है राजनीतिक चेतना का संचार करते हैं। 1910 के अंदर ईडर के जो सामंत है वो भीलों के साथ एक समझौता करते हैं, 21 मांगे थी भीलों की वो मान लेते हैं। उसके बाद में आपके जो ये 1910 के अंदर जो समसभा है ये 33 मांगे सरकार के सामने रखती है। अब सरकार जो है इन मांगों पर कोई अपना ध्यान नहीं देती है, ठीक है। तो ये था एक बैकग्राउंड, इस तरह से ये भगत आंदोलन चल रहा था, जिससे जो आदिवासी समाज के अंदर कुप्रथाएं और ये नशा और अंधविश्वास और वो सब चीज़ें थी उनको दूर किया जा रहा था और जो मुख्य धारा है उससे जोड़ने का गोविंद गुरु प्रयास कर रहे थे। ऐसा ही चलते चलते 17 नवंबर 1913 को समसभा का अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ की पहाड़ी पर। अब यहाँ पर जो है पुलिस फायरिंग कर देती है। मार्गशीट में पूर्णिमा का दिन था। मानगढ़ की पहाड़ी पर शांतिपूर्वक एकत्रित भीलों पर ब्रिटिश सेना और मेवाड़ भील कोर ने निर्ममता से गोलीबारी कर दी। इसके अंदर 1500 से ज़्यादा भील जो है वो शहीद हो जाते हैं। 1500 से ज़्यादा। अपना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था? इसे 6 साल बाद। उसके अंदर कितनी मौतें हुई थी? सरकारी आंकड़ा कितना है? 379 बताते हैं। अपने जो उस टाइम के नेता है वो कितना बताते हैं? 1000, 1200, है ना। तो वो 1919 में होता है 13 अप्रैल को। उससे पहले ये आदिवासी क्षेत्र के अंदर सरकार आंकड़ा बता रही है 1500। सोचो कितने लोग शहीद हुए होंगे, हजारों में शहीद हुए होंगे, तब इन्होंने माना होगा कि 1500 भील जो है वो शहीद हुए हैं। यहाँ पे गोविंद गिरी जी को बंदी बना लिया जाता है। उन्होंने जो अपना अंतिम समय जो गुजारा था वो गुजरात के कंबोई के अंदर गुजारा था। तो गोविंद गुरु ने इस जनजाति के लिए अपना बहुत योगदान दिया। उनको जेल हुई 7 वर्ष की। फिर गुजरात के अंदर ही वो अपने अगले लोक में वहीं से प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तो ये था अपने समसभा मानगढ़ पहाड़ी जो हत्याकांड है, मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को जो हुआ था, है ना। तो इसके बारे में भैया आपको ध्यान रखना है ना। लोग जो है थोड़ा जनजातीय आंदोलन है तो वैसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन अपने को पता भी होना चाहिए ना कि कुछ भी बोल देते हैं जनजातियों के लिए, या फिर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। भगत आंदोलन और स्वाभिमान का जागरण 1911 के अंदर जो भगत पंथ है उसके अंदर जो है भीलों के आध्यात्मिक रूप से संगठित करने और हिंदू मर्यादाओं के लिए 1900 भगत पंथ की, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ भील समाज के अंदर, है ना। तो ये 1500 से ज़्यादा इसके अंदर हो गए। तो ये वही था, मानगढ़ वाला आ गया। अब मोतीलाल तेजावत वाला आगे है, एक ही आंदोलन जो मेवाड़ की पुकार है। तो एक ही आंदोलन, इसको भोमट आंदोलन भी कहते हैं। ये जो आंदोलन है ये गोगुंदा झाड़ोल यार 1 घंटा होते ही पता नहीं क्या होने लग जाता है मेरी आवाज़ को, शायद मेरी कैपेसिटी कम है बोलने की। हाँ, तो झाड़ोल एक जगह है उदयपुर में, कोटड़ा एक जगह है, गोगुंदा तो आप जानते हो। तो ये वाले जो एरिया है यहाँ पर भील और आपके गरासिया जनजातियाँ रहती हैं। तो ये जो जनजातियाँ हैं ये अपनी कुछ 21 सूत्री मांगे जो है लेकर जाती हैं। अब ये आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है? 1921 के अंदर मातृकुंडिया से ये आंदोलन जो है मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है गोकुल जी जाट है वो भी इसका समर्थन करते हैं। मोतीलाल तेजावत जी के बारे में कुछ बातें बता दूं मैं आपको। मोतीलाल तेजावत जी जो है ओसवाल परिवार के अंदर जन्म लेते हैं। झाड़ोल ठिकाने के अंदर ये काम किया करते थे। बाद में ये इस आंदोलन में आके जुड़ जाते हैं। ये रखते हैं 21 सूत्रीय मांग, 21 जो है मांग रखते हैं जिसको मेवाड़ की पुकार कहते हैं, ठीक है। सरकार जो है इन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। फिर आगे थोड़ी सी और चलती है चीज़ें।
फिर निमड़ा हत्याकांड हो जाता है 7 मार्च 1922 को। तो इसके अंदर भी क्या है, भीलों की एक सभा चल रही थी। उस सभा के ऊपर अंग्रेज जो है अपनी वही काम क्या कर सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं। तो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इसके अंदर 1200 भील जो है वो हो जाते हैं शहीद। कितने भील शहीद हो जाते हैं? 1200। सरकारी आंकड़ा है। कैसा आंकड़ा है? सरकारी। तो हजारों भील शहीद हो गए। अपने को तो याद तो यही रखना है, 1200, 1500, 379। ये एग्जामिनर भी यही पूछता है। लेकिन ध्यान वो भी रखना है कि सच्चाई क्या थी, है ना। ये चीज हमेशा माइंड में होनी चाहिए, ताकि आप सच का आपको पता रहे। आज की दुनिया में जो है सच को किस तरह से छिपाया जा सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए, किसी की सरकार हो, है ना, न्यूट्रल रहो, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है 1200 भील इसके अंदर शहीद हो जाते हैं। मोतीलाल तेजावत जो है वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। 1929 के अंदर गांधी जी कहते हैं कि भाई मोतीलाल जी आप अपना दे दो, आत्मसमर्पण कर दो। तो निमड़ा हत्याकांड के बाद में 7 वर्ष तक ये भूमिगत रहे, और महात्मा गांधी जी के कहने पर 1929 के अंदर ये क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और एक जो है महिंद्राज सभा के अंदर मुकदमा चलाया जाता है, और वहाँ से वो निर्दोष घोषित किए जाते हैं, तो वो रिहा हो जाते हैं। तो 1936 के अंदर जो मणिलाल कोठारी गांधी जी के पीए हैं, वो हस्तक्षेप करते हैं इस महिंद्राज सभा के अंदर, और जो मोतीलाल तेजावत है इनको रिहा कर दिया जाता है। बाकी बाद में फिर ये जो रचनात्मक कार्यक्रम जो होते हैं महात्मा गांधी द्वारा जो चलाए जाते हैं उनके अंदर लग जाते हैं। और आदिवासियों का इनको मसीहा कहा जाता है। आदिवासी मोतीलाल तेजावत जी को बाबूजी कहते हैं। तो आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बाबूजी किसको कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। बाद में जो है ये आपके 18 जो है मांगे मान भी ली गई थी, लेकिन वही बात, क्या ही फायदा। जो मैंने अभी बताया क्या, एक और जो है एक सभा बनाई जाती है महिंद्राज सभा, है ना। ये हाँ महिंद्राज सभा, है ना। ये जो जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका, मेवाड़ का जो हाई कोर्ट था उस टाइम पे, है ना, ये महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था। इसका इजलास खास और नाम था इसका, महिंद्राज सभा जो थी उसका। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे है मीणा आंदोलन, जयराम पेशा कानून और ऐतिहासिक संघर्ष। तो ऐसा था कि ये जो मीणा आंदोलन है इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ वो था नहीं। ये अंग्रेज परेशान कर रहे थे, और यहाँ के जो कछवा वंश था जिसने ये मीणाओं का शासन हड़प के वहाँ पर राज किया, और फिर इन्हीं को क्या है घोषित कर दिया ऐसी जनजाति जो कि भाई जन्मजात अपराधी प्रवृत्ति की होती है। ऐसा यदि सरकार कहते, सरकार यदि ऐसा कहती है तो क्या होगा, हर कोई उस चीज को मान लेगा। आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं दिमागी नक्सल, पूरा मीडिया दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल किसी को भी कह रहा है। अब आप एक काम करना, मेरे कहने से एक बार सर्च करना गूगल पे कि दिमागी नक्सल वास्तव में है क्या, है ना। किसी ऑथेंटिक साइट पे जाना और पढ़ना। चलो मैं ही सर्च कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद में पढ़ लेंगे मीणा आंदोलन। तो अब आपका 1 घंटा तो हो ही गया, 2 मिनट और सही, एक बात और सीख के जाओ। ये देखो मैंने सिंपल सा सर्च किया है, हिंदी में ही सर्च किया है क्योंकि हिंदी में आपको समझाना था। दिमागी नक्सल क्या होते हैं? दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल एक राजनीतिक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विचारकों के लिए किया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। ये वाला जो आगे वाली बात है ना, जो कथित रूप से शहरों में रहकर माओवादी या नक्सली विचारधारा का समर्थन करते हैं। समर्थन करने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ वैचारिक समर्थन नहीं, कि आप जो है ऐसा भाई इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं उनके पक्ष में, बोल रहे हैं, बंदूक नहीं उठा रहे, आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं, सहानुभूति जताते हैं माओवादियों और नक्सलवादियों से। और जो है इसने बताया नहीं, बाकी जो है पैसे वैसे दे रहे हैं, या फिर जो दिमागी तौर पर जो है उनको वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, दिमागी नक्सल कहलाती है। तो अब लोग तो किसी को भी बोल रहे हैं, तो ये एक समस्या हो जाएगी ना। चलो अपन तो इधर आते हैं, इसको
करते हैं बात। तो जो मीणा जनजाति है उसके अधिकारों को कुचला गया। उसको कुचलने के लिए कुछ दमनकारी नीतियां लाई गई। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया गया। ये जो दमनकारी अधिनियम है इसके तहत मीणा जनजाति के लोगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया। अब एक रियासत थी जो देखा देखी में चलती थी, है ना। अगर वहां मुगल बैठे हैं तो मुगलों के हिसाब से चलेगी, वहां पे यदि अंग्रेज बैठे हैं अंग्रेजों के हिसाब से चलेगी। अब कौन सी रियासत थी आप कमेंट में बता दो, आगे मैं बताता हूँ। जयराम पेशा एक्ट 1930 के अंदर इस दमनकारी कानून के तहत मीणा जाति के जो 12 वर्ष से अधिक आयु के वर्ष प्रत्येक स्त्री और पुरुष को क्या करना होता था, प्रतिदिन जो स्थानीय थाना है वहां पर अपनी अनिवार्य हाजिरी जो है दर्ज कराने कानूनी तौर पर बाध्यकारी थी। 12 साल का बच्चा जिसको स्कूल में जाना चाहिए, या फिर उस टाइम जो भी गुरुकुल वगैरह जो भी है ना, 1930 में इसमें तो स्कूलें वगैरह थी, तो वहां जाके उसको शिक्षा लेनी चाहिए या फिर थाने में जाके हाजिरी लगाई जानी चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये काफी ज्यादा क्या बोल सकते हो, अपमानजनक और दमनकारी नीति है ना। तो इसके लिए जो है वो होता है, कुछ लोग होते हैं, एक तो छोटू राम, एक जवाहर राम और एक महादेव। ये कुछ नेता होते हैं, वो एकजुट करते हैं मीणा समुदाय को और शांतिपूर्वक और व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन करते हैं। तो शब्दों पर आपको ध्यान देना चाहिए, शांतिपूर्वक व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन करते हैं। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, चाहते तो वो किसान जो है बिजोलिया वाले वो हथियार उठा सकते थे, जाट थे, जाट आज भी हथियार नहीं उठाते। कई कम्युनिटी है जो अपने अधिकारों के लिए आ जाती है सड़कों पर, ले आती है, कोई बंदूक लेके आ रहा है, कोई तलवार लेके आ रहा है, कोई क्या लेके, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि वो है भी बहुत कम। आप सोचो किसी दिन जाट हथियार लेके आ जाएं और सरकार के विरोध में खड़े हो जाएं। अभी किसान आंदोलन हुआ था बहुत शांतिपूर्वक, जो कानून 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई थी उनके खिलाफ आंदोलन हुआ था। क्या कोई किसान हथियार लेके आया था? कितने सारे किसान वहां पर आते हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण, उनको रोकने के लिए कीले बिछा दी गई, सड़कें जो है बिल्कुल ऐसे ब्लॉक कर दी गई, बैरिकेड नहीं, दीवारें चुन दी गई, कीले ठोक ठोक के दीवारें बना दी गई, फिर भी वो अहिंसक था। तो एक ऐसी कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, अगर हथियार उठा ले तो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को लोग समझते नहीं है। जो खैर छोड़ो, के लोग हैं वो ऐसे ही चलते रहते हैं, वो असामाजिक तत्व होते हैं, है ना। अब उन असामाजिक तत्व के चक्कर में आप किसी भी जाति के ऊपर इस तरह की टिप्पणी भी नहीं कर सकते हो कि वो ऐसी कास्ट जो है ऐसे करती है। हर कास्ट में असामाजिक तत्व हो सकते हैं। मैं जाट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उनमें भी हो सकते हैं, है ना। मैं ये तो नहीं कह सकता 100% वो कम्युनिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये जो मीणा जनजाति है वो छोटू राम, जवाहर राम, महादेव, इनके नेतृत्व के अंदर क्या है, शांतिपूर्वक और व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन करती है। अब इसके अंदर कुछ सम्मेलन वगैरह होते हैं। एक मीणा क्षेत्रीय महासभा बनती है 1933 के अंदर, जो कानूनों के विरोध के लिए मीणा समुदाय को संगठित करने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस सभा का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है नीम का थाना सम्मेलन 1944 के अंदर। मुनि मगर सागर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और ये सम्मेलन जो है आयोजित किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? सामाजिक सुधारों के लिए, जन जागृति के लिए मीणा सुधार समिति का गठन किया जाता है और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बंशीधर शर्मा। देखो, मीणा जनजाति के अंदर सुधार करना है, अध्यक्ष किसको बनाया गया? बंशीधर शर्मा को, क्योंकि मीणा जनजाति के अंदर उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो जो पढ़े लिखे होंगे, जो समझदार होंगे, वही तो जो है सामाजिक सुधार कर सकते हैं या जन जागृति कर सकते हैं। इसलिए बंशीधर शर्मा को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। और एक पुस्तक भी जो है इस मीणा नीम का थाना सम्मेलन के अंदर लिखी गई, जिसका नाम था मीन पुराण करके नाम था, और उसके अंदर मीणाओं का जो गौरवशाली इतिहास है उसको लिखा गया। फिर ऐतिहासिक मुक्ति 1952 के अंदर। मुक्ति से पहले तो और भी कुछ एक चीज़ें हुई थी, जैसे आपके 1944 के अंदर ये मीणा सुधार समिति बनती है,
जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा बनते हैं। इसके अंदर कुछ सदस्य भी थे, लक्ष्मी नारायण जरवाल, आपके राजेंद्र कुमार अजय और बंशीधर शर्मा तो थे ही थे। उसके अलावा एक बगावत सम्मेलन होता है 28 अक्टूबर 1946 को। तो इसके अंदर जो है 26,000 चौकीदार मीणा जो कि अपने जो भी पदों पे काम कर रहे थे वो एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। और ये जो सम्मेलन का जो दिन 28 अक्टूबर 1946 है, इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। फिर 1952 के अंदर निरंतर जारी सत्याग्रह, शांतिपूर्ण प्रतिरोध, प्रबल क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव के परिणाम स्वरूप आज़ादी के उपरांत 1952, आज़ादी कब मिली थी? 1947 में, इस अपमानजनक जयराम पेशा कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जब पूरा देश आज़ाद हो गया उसके 5 साल बाद एक ऐसा कानून जो आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देता, जो आपके बच्चों को कुछ सीखने नहीं देता, जो बच्चा सीखेगा नहीं वो आगे क्या करेगा? मजदूरी, खेती। उस टाइम पे तो जमीन भी नहीं थी, जमीन भी वही सामंतों के पास थी। तो जमीन तो धीरे धीरे मिली है ना बाद में, भूमि सुधार तो बाद में हुए हैं, 1952 के बाद में स्टार्ट हो रहे हैं, 1951 से। तो देखिए, एक जनजाति, क्या ये जनजाति है? आज राजस्थान में ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मीणा जनजाति है, क्या इनको आरक्षण मिलना चाहिए? आपको एक और चीज़ जो है गूगल पर सर्च करनी चाहिए। जो मीना ट्राइब है इसकी 1951 के अंदर तो आपको इतना नहीं मिलेगा। 1981 में जो है आप एक बार सर्च करना है कि इनकी जो साक्षरता थी, लिटरेसी जो थी वो कितनी थी, और 2011 के अंदर इनकी लिटरेसी कितनी हुई, और वो इतना जो सुधार हुआ है वो क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें हैं करने से होती है ना। अम्बेडकर जी और जो संविधान के अंदर उनके साथी थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, अपने पटेल जी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, या फिर और भी बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने यूं ही जो है कुछ प्रावधान नहीं रखे हैं, है ना। तो एक छोटी सी चीज़ आपको दिखा के मैं अंत करता हूँ, सर्च करता हूँ, ये रहा लिटरेसी रेट 1981 के अंदर जो 16.35, 61.1 2011 में, मेल 24.52, मेल 76.9, फीमेल 8.04, फीमेल की 2011 में हो जाती है 44%। अब जो है ये वाला जो सेंसस है इसमें तो शायद शायद पता नहीं क्या होने वाला है, लोग क्या क्या बोलेंगे इस कम्युनिटी के बारे में। अब आप एक बार जो बाकी जनजातियां हैं उनके बारे में सोच के देखो, भीलों के बारे में सोच के देखो, गरासियों के बारे में सोच के देखो, कथोड़ियों के बारे में सोच के देखो, सहरिया जनजाति है उनके बारे में सोच के देखो, कालबेलिया जो है उनके बारे में सोच के देखो। वो उनके बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं? तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं है कि हम भी जो है कभी थोड़ा वक्त निकाल के उनके बारे में सोचें, उनको एजुकेट करने की कोशिश करें? लेकिन अपना जो मकसद है ना वो सिर्फ अपने खुद की चिल हो जाए बस, हमें नहीं चाहिए बाकी समाज में क्या चल रहा है। हम तो क्या है, कभी कभी वो चुनाव आते हैं ना तब थोड़ा सा जोश आ जाता है, कोई नेता जो है स्पीच दे के चला जाता है, फिर हमारी भावनाएं आहत हो जाती है क्योंकि उसने एक साइड दिखा दी है। मैं भी एक ही साइड दिखा रहा हूँ। मैं अभी ये जनजातीय आंदोलन की बात कर रहा हूँ, किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक ही साइड दिखा रहा हूँ, मैं सरकार का पक्ष तो दिखा ही नहीं रहा। लेकिन ये नेचर हमारा ऐसा होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी राजनीति इस तरह की होती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। लास्ट वाली चीज़ें वैसे तो सारे नहीं सुनते हो मुझे पता है, पर जिसने सुनी है इनको इग्नोर करना, अपनी जो क्लास में जो पढ़ा है उन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको चाहिए कुछ ज़िंदगी में करना तो वहाँ पे काम आएंगे। ये जो एक्ट्स है वो कब आए,
इनके लिए जो विरोध प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, वो कब हुए, कैसे हुए, है ना, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मैं लोकी मेवाल, असम अकेडमी।